नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं जो कि 14 सितंबर की दी हुई है, जिसका शीर्षक है जैव प्रक्रम। आज की वर्कशीट में कुछ पढ़ने का सचेज नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन आंसर दिए। क्वेश्चन आंसर 3 सेक्शन बांटे गए हैं, ए बी सी। ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है और सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है वह है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और डी गोल्जी बॉडीज। तो इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, जिससे वे खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाए। प्रश्न नंबर 3 है, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है। तो इसका उत्तर है, श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण द्वारा निष्कासित ऊर्जा तुरंत ही एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग हो जाती है। इस प्रकार से श्वसन द्वारा एटीपी में ऊर्जा संचित हो जाती है। नंबर 4 में पूछा गया है, अवायवीय श्वसन होता है ए ईस्ट में, बी जीवाणु में, सी मानव मांसपेशी में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है ए ईस्ट में। प्रश्न नंबर 5, उत्सर्जित तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। ए बोमन सपुट, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, वृक्क। का सही उत्तर है सी नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 6, रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं। ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी प्लेटलेट्स। 7वें प्रश्न में एक वाक्य दिया गया जिसे पूरा करना है। कोशिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह अंतःस्रावित द्रव्य है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। 8वें प्रश्न में पूछा गया, यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है, जाइलम को हटा देने से पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाइलम जड़ों द्वारा खनिज लवण और पानी ले जाकर पत्तियों तक पहुंचाता है, जिससे पत्तियां सूर्य के प्रकाश में जल से अभिक्रिया करके भोजन बनाती हैं। यदि जाइलम हटा देंगे तो यह क्रिया करना संभव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। ए फुफ्फुस धमनी, बी महाशिरा, सी फुफ्फुस शिरा, डी महाधमनी। तो इसका सही आंसर है फुफ्फुस शिरा। प्रश्न नंबर 10, इसमें एक कथन दिया गया है और दूसरा इसका कारण दिया गया है। तो कथन है, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, कारण गैसीय विनिमय इन्हीं तंत्रों द्वारा होता है। तो इसका आंसर ए है। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर अभिकथन का सही व्याख्या है। चलिए अब हम आगे हैं बी लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसका पहला प्रश्न है, एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगता है। इसका सही उत्तर है, जब हम एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय बाद वह मीठा इसलिए लगने लगता है क्योंकि हमारी लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है और भोजन को मीठा बनाता है। प्रश्न नंबर 2, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके क्या कार्य हैं। इसका उत्तर है, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आइए इसके कार्य को जानें। नंबर 1, यह पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीनों को संसाधित करने में मदद करता है। 2, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाता है। नंबर 3, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। 5, एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण करने में भी सहायता करता है। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। इसका उत्तर निम्न प्रकार से है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, दीर्घरोम के कार्य लिखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षुद्रांत पाचित भोजन को शोषित करने का मुख्य स्थान है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली जैसी संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य होता है कि अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 5 है, मरुदित पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं।
व्याख्या कीजिए ये पौधे कब और किस प्रकार से CO2 ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मरुद पौधे होते हैं वे रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। अपने रंध्र रात के समय इसलिए खोलते हैं ताकि पौधों में होने वाले जल संचरण की समस्या को हल किया जा सके, क्योंकि रात के समय तापमान कम होता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 में एक टेबल दी गई है जिसे हमें पूरा करना है, जिसमें ABCDEF करके कॉलम मेंशन है जिन्हें हमें भरना है। आइए हम इसका सही चित्र देख लेते हैं। ए में हमें भरना है पेप्सिन, बी में भरना हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में हमें भरना है श्लेष्मा, डी में हमें भरना है पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ई में हमें भरना है अम्लीय माध्यम तैयार करना और पेप्सिन की क्रिया में सहायता करना, और ई में हमें भरना अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करना। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर जानें। हृदय में रुधिर का परिसंचरण 2 बार भिन्न प्रकार से होता है जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं। पहला फुफ्फुसीय परिसंचरण, फेफड़ों में फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर का बाह्य आलिंद में आना तथा दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर का फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में जाना फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। दूसरा भाग दैहिक परिसंचरण, ऊतकों से अशुद्ध रुधिर का शिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आना तथा बाएं नीले में धमनियों का शुद्ध रुधिर का ऊतकों तक जाना दैहिक परिसंचरण कहलाता है। यह प्रक्रिया 2 बार होती है। एक बार फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड लिया जाता है जो हृदय तक जाता है, फिर हृदय पूरी बॉडी को भेजता है। दूसरी बार में कैसा अशुद्ध जो रक्त होता है वो पूरी बॉडी से हृदय के पास आता है और हृदय फेफड़ों को देता है, जिससे हम श्वसन प्रक्रिया में बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार ये 2 बार होता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। बाकी आप चित्र को देखें, उसमें आप जल्दी ही समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, धमनी और शिरा में विभेद कीजिए। आइए धमनी और शिरा में भेद करते हैं। धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, अपवाद फुफ्फुस धमनी। शिरा शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, अपवाद फुफ्फुस शिरा। दूसरा, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, जबकि शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। नंबर 3, धमनी में कोई वाल्व नहीं होता, जबकि शिरा में वाल्व होते हैं। नंबर 4, ये सतही नहीं होती के नीचे पाई जाती हैं, जबकि शिरा यह सतही होती हैं जो कि आपको ऊतकों से ऊपर दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 9, पादपों के ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है। आइए सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन को जानें। पौधे की पत्तियों के रंध्र द्वारा जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम से निष्कासित हो जाती है। पत्ती में वाष्पोत्सर्जन द्वारा हुई जल हानि की क्षतिपूर्ति जड़ से परिवहन द्वारा हुई नई आपूर्ति द्वारा होती रहती है। वास्तव में पत्ती की कोशिकाओं से जल के वाष्पित होने से कर्षण उत्पन्न होता है जो जल को दारू यानी जाइलम से खींचता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से पत्तियों तक जल के ऊपर की ओर पहुंचने में सहायक है। प्रश्न नंबर 10, मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आइए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को जानें। शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। नंबर 1, अधिक दाब के अंतर्गत कोशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन सपुट में धकेलता है। दूसरा, तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल को चयनित पुनर्वोषण हो जाता है। नंबर 3, जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है कुछ आयन जैसे पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता भी होता है। मूत्र निर्माण का कार्य यकृत द्वारा यूरिया निर्माण से आरंभ होता है तथा मूत्र फिर वृकों में
रुधिर को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाता है तथा जल की कुछ मात्रा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। मूत्र सृजन की क्रियाविधि में 3 चरण होते हैं: परानिषेचन, चयनात्मक पुनर्वशोषण तथा नलिकीय स्रवण। परानिषेचन में उच्च रुधिर दाब के कारण रुधिर प्लाज्मा का लगभग 20% तरल अंश छनकर बोमेन सपुट में चला जाता है। इस तरल को ग्लोमेरुलर निषेचन कहते हैं। चयनात्मक पुनर्वशोषण में बोमेन सपुट से कुंडलित नलिका में जाते समय तरल से कुछ आवश्यक पदार्थ निकलकर वापस क्रियाशील व निष्क्रिय अवशोषण द्वारा रुधिर में मिल जाते हैं। तीसरा और अंतिम चरण नलिकीय स्रवण में नलिकीय स्रवण में पुनः रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ मूत्र में मिलते हैं और यह शरीर का आयनिक संतुलन बनाए रखता है। मूत्र हल्के पीले रंग का तरल है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों में पाए जाते हैं। मूत्र की पीएच 5 से 8 होती है जो भोजन पर निर्भर करती है, जैसे उच्च प्रोटीन युक्त तथा फलों से अम्लीयता तथा सब्जियों से मूत्र की क्षारीयता बढ़ जाती है। अब हम आगे हैं सेक्शन सी में, जिसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके पहला प्रश्न 2 भागों में विभाजित है, ए और बी। तो आइए पहले एक प्रश्न पढ़ें। मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट का दृश्य बनाकर उस चित्र को नामांकित करना है। तो मैंने यहाँ पे हृदय का चित्र दिखा दिया है जिसमें आप उसके नामांकन पढ़ सकते हैं आराम से। इसी का बी पार्ट कहता है मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आइए इसका उत्तर जानें। मछलियों में रुधिर का परिसंचरण मानव में रुधिर के परिसंचरण से भिन्न होता है क्योंकि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि मछली का हृदय 2 कोष्ठकों में बटा हुआ है। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ ऑक्सीजनित होता है और सीधा ही शरीर को भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही हृदय में जाता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में प्रत्येक चक्र में ये 2 बार हृदय में जाता है। अब हम इसी में दूसरे पार्ट का ए भाग पढ़ेंगे जिसमें लिखा है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें भी मैंने आपको चित्र बनाकर दे दिया है, आप उस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं और पिछली वर्कशीट में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। सेकंड का बी पार्ट कहता है जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दर में अंतर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है जलीय जीव में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। मछलियां अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक भेजती हैं, वहां जल में घुली ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। दूसरी ओर स्थलीय जीव ऑक्सीजन के लिए वायु पर निर्भर करते हैं। वायु में O2 की मात्रा 12% होती है। उन जीवों में सांस लेने के लिए फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं जिनकी क्षमता क्लोम की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए स्थलीय जीवों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मिलती रहती है। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट खत्म होती है। अब जल्द ही मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए अलविदा।